उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर परिवार के साथ। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2 जून का। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है telegram@exam-QPSC। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आज जो भी इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा वो वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या क्या नई नई बातें हैं, कौन कौन सी देशों से संबंधित और राज्यों से संबंधित और आर्थिक स्थिति से संबंधित और नई नियुक्तियां और जो भी नए नए कार्य हुए हैं कल और जो इम्पोर्टेंट डे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ही पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है क्या कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नमो शेतकारी महासम्मान योजना। किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ए न्यू फाइनेंशियल स्कीम फॉर द फार्मर ऑफ द स्टेट। यह राज्य के किसानों को समर्पित ये स्कीम है। ठीक है, फाइनेंशियल स्कीम है उनके लिए, राज्य के किसानों को। महाराष्ट्र राज्य के किसानों को समर्पित एक ये शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। ठीक है, The scheme was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये एकनाथ शिंदे के द्वारा कैबिनेट के द्वारा ये स्कीम जो है अप्रूव हुई है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया है? तो वह है शेतकारी महासम्मान योजना। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या है, नियुक्ति दिखा रही है यहाँ पे। इसमें है कि अजय यादव has become the managing director of Solar Energy Corporation India Limited, SECI। इसको SECI भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोलर एनर्जी जो कि हमारे यहाँ विद्युत का जो जल विद्युत जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं उसका एक ये विकल्प है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई या फिर आपका जो फ्यूल का विकल्प है जैसे हाइड्रोजन एनर्जी आजकल चल रही है। ठीक है, ये सभी चीजें हैं ऊर्जा के विकल्प के रूप में है कि जब ये ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाएंगे या धीरे धीरे जब इनका क्षरण होने लगेगा, ये प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको बढ़ाने के लिए या इनको अपनाने के लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चला रही है, जो कि अभी हाल ही के बजट में प्रस्तुत भी किया गया था। तो देखते हैं कि SECI is a nodal agency of central government responsible for auctioning renewable energy project। ठीक है, ये नवीनीकरण ऊर्जा के संबंधित प्रोजेक्ट को ये बढ़ावा देने के लिए ये SECI एक नोडल एजेंसी का काम करती है। SECI serves as the primary implementing agency for renewable energy scheme and project under the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India। ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पे आपको अजय यादव को SECI का नया MD चुना गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि अश्विनी कुमार has been appointed the managing director of यूको बैंक। अश्विनी कुमार को यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। अब इनका एक्सपीरियंस क्या है? कुमार इज करेंटली सर्विंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक एंड प्रीवियसली हेल्ड द पोजीशन ऑफ द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। अभी ये कहाँ पे कार्यरत है? अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन बैंक के। ठीक है, इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड इससे पहले ये क्या थे? जनरल मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक के। तो इनका बैंकिंग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंडियन बैंक का कल एक न्यूज ये भी था कि इंडियन बैंक को क्लियरिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। किसके द्वारा? BSE के द्वारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्लियरिंग एजेंसी का ये इसको कार्य मिला हुआ है। उससे संबंधित जो क्लियरिंग के कार्य हैं वो सब। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एंड इज इफेक्टिव फ्रॉम जून 1, 2023 से आर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है,
ये 1 जून 2023 से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है और अगले 3 साल तक का ये कार्यकाल का इनका समय है, लेकिन वो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरीके से अश्विनी कुमार, तो क्वेश्चन आएगा तो अश्विनी कुमार को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, तो कहेंगे यूको बैंक का। और अश्विनी कुमार इससे पहले किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, तो है इंडियन बैंक का। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है आपका 1 जून 2023 को। ठीक है, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपके एक ही पॉइंट में 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कनेक्टेड रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सब भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए रेजर पे जब जैसे आपको सबको पता ही है कि ये पेमेंट गेटवे है, पेमेंट कंपनी है, यूपीआई से संबंधित रहती है ये। जैसे हमको कोई पेमेंट करना है, कोई फी पेमेंट करना है, तो वहाँ पे जो पेमेंट गेटवे है वो रेजर पे है। और जैसे फोन पे हो गया, रेजर पे हो गया और गूगल पे हो गया, तो उसमें से रेजर पे जो है हैज लॉन्च द टर्बो यूपीआई। ठीक है, टर्बो यूपीआई ए वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क। ठीक है, ये द कोलैबोरेशन विद द एनसीपीआई एंड एक्सिस बैंक, इनका कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, एनसीपीआई के साथ और एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, इनका कोलैबोरेशन हुआ है किसका, रेजर पे का। स्ट्रीमलाइन द पेमेंट प्रोसेस फॉर द यूजर, इनेबलिंग डायरेक्ट पेमेंट विदाउट रिडायरेक्शन टू द थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप। मतलब इनके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप पे आपको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट रेजर पे से ही पेमेंट हो जाएगा। और ये कोलैबोरेशन हुआ है एनसीपीआई और रेजर पे एक्सिस बैंक के साथ। द टर्बो यूपीआई हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट ऑनलाइन बिजनेस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोइंग एडॉप्शन ऑफ द यूपीआई इंडिया। ठीक है, यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट हो रहे हैं उसमें रेजर पे को काफी महत्व दिया जा रहा है। तो ये इसमें बताया गया है कि रेजर पे एक टर्बो यूपीआई का सोल्यूशन लेके आ रहा है, जिसमें वह एनसीपीआई और एक्सिस बैंक के साथ अपना समझौता किया हुआ है कि हम लोग टर्बो यूपीआई के जरिए पेमेंट करवाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। अगला पॉइंट है कोल इंडिया से संबंधित। अगला पॉइंट है कि द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल अप टू 3% स्टेक ऑफ द कोल इंडिया थ्रू ऑफर ऑन सेल राउट। ठीक है, इस रूट के जरिए ऑफर ऑन सेल, मतलब सेल पे कुछ ऑफर दिखा करके ये 3% का स्टेक अपना कोल इंडिया बेचने जा रही है। ठीक है, अब ये द ऑफर ऑन सेल विल बी ओपन टू द बोथ रिटेल एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर ऑन द June 1 एंड June 2। June 1 मतलब आज और कल, मतलब दो दिन ही ये खुला रहेगा, June 1 एंड June 2 को। ठीक है, ये जो सेल है 3% की सेल, वो रिटेल और नॉन रिटेल दोनों के लिए है। इसमें प्राइवेट और फिर तुम्हारा ये पब्लिक कोई भी कंपनी इसको ले सकती है। दिस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रिनोन्ड कोल प्रोड्यूसर। ठीक है, ये कोल इंडिया जो है अपना शेयर जो है 3% बेचने के लिए बिल्कुल इसका डिसाइड कर लिया है और ये ऑफर ऑन सेल के जरिए बेचा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी अपना 3% शेयर बेचने जा रही है, तो उसका आंसर है कोल इंडिया। ठीक है, वह किस विधि के द्वारा सेल बेचा जाएगा, तो वह है ऑफर ऑन सेल। ठीक है, और क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। India GDP grew at a rate of 6.1% in the January to March quarter in 2022-23, contributing to an annual growth of 7.2%। जैसा कि हम लोग कल ही इसको पढ़े थे कि 7.2% का ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिला है इंडियन जीडीपी में। ठीक है, कितना, जनवरी से मार्च के बीच में 7.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। The growth rate was driven by improved performance in agriculture, manufacture, mining and construction sector। अच्छा देखिए, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग में और निर्माण विभाग में और खनन विभाग में
में ये सब हमको देखने को सुधार देखने को मिला है, उससे जीडीपी जो है बढ़ करके 7.2% हुई है। ठीक है। द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टेड इन इंडिया इकोनॉमी रीचिंग 3.3 ट्रिलियन एंड प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर वर्किंग टुवर्ड्स ए गोल ऑफ 5 ट्रिलियन। ठीक है, 5 ट्रिलियन का इसका गोल रखा गया है इंडिया की का ये जीडीपी को बढ़ाने के लिए 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक ग्रोथ का गोल रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से अब इस क्वार्टर जनवरी से मार्च में इसका 7.2% की वृद्धि हुई है, जो कि काफ़ी ही अच्छी है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, नौकरी भी बढ़ रही है। अभी चुनाव आने वाला है तो ये सभी चीज़ें जो है आपको, जैसे हम लोगों के देश में क्या अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं वो सब वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। नहीं तो आम जनता अगर ये नहीं बताया जाएगा तो आम जनता को मालूम नहीं चलेगा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको दिखाया जा रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड स्कीम ऑफ वर्थ RS ऑफ 1 लाख करोड़ टू एक्सपेंड फूड ग्रेन स्टोरेज। ठीक है, फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न को स्टोर करने के लिए 1 लाख रुपए का 1 लाख करोड़ रुपए का एक खर्चा किया जा रहा है कि उनके जो खाद्यान्न है उनको स्टोर करके रखा जाए ताकि भविष्य में कोई जरूरत आए तो उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, और उसको इसे बेचा भी जा सके। द इनिशिएटिव एम्स टू एड 700 लाख tons of storage over the next 5 years, increasing the total capacity to the 2150 लाख टन। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स, अब 1 लाख रुपए इसमें लगाए गए, 1 लाख करोड़ रुपए अब खाद्यान्न के संरक्षण के लिए। उसमें क्या उसका कुछ इनिशिएटिव तो होगा ही, तो उसका इनिशिएटिव ये है कि 700 लाख टन स्टोरेज नेक्स्ट 5 साल में हमें करना है। ठीक है, 700 टन खाद्यान्न स्टोरेज हमें नेक्स्ट 5 ईयर में करना है। इस तरीके से टोटल जो खाद्यान्न स्टोरेज की जो कैपेसिटी हो जाएगी 2150 लाख टन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसा लगा, यहाँ पे खाद्यान्न स्टोरेज हुआ और इस तरीके से यहाँ टोटल गोल निर्धारित हुआ 2150 लाख टन का हमें संरक्षण करना है। इसको किया किसने था? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज lauded this scheme as the world's largest food grain storage program in the cooperative sector। विश्व का सबसे बड़ा फूड ग्रेन स्टोरेज कार्यक्रम है, ऐसा इस बात की घोषणा की थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न संरक्षण में भारत सरकार कितना पैसा लगा रही है खाद्यान्न को संरक्षित करने के लिए, तो 1 लाख करोड़ रुपए। उसका एम क्या है, कितने तक पहुंचना, तो 700 लाख टन स्टोरेज तक उसको पहुंचने का एम है नेक्स्ट 5 साल में। और उसका टोटल कैपेसिटी का एम क्या है, कितने टन तक पहुंचना, तो है 2150 लाख टन तक का। और इस खाद्यान्न संरक्षण योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की है, तो वो है उनके अनुराग सिंह ठाकुर ने। इस तरीके से यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट में देखिए कितना क्वेश्चन छुपे रहते हैं और उसमें से ही पूछ लिया जाता है, जो कि है कोई कभी कभी माइंड में क्लिक नहीं करता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पॉइंट तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन पता लगते रहेंगे। अगला है द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। ठीक है, हैज अचीव्ड ए माइलस्टोन ऑफ 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन। ठीक है, अमाउंटिंग 61,501 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये देखिए 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटल में भर्तियां जो हुई हैं 5 करोड़ हुई हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख अस्पताल में भर्तियां हुई हैं, मतलब 5 लाख मरीज भर्ती हुए हैं। ठीक है, 5 करोड़। ठीक है, अब ये देखिए जिनका कार्ड आयुष्मान, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। जिन लोगों के पास कार्ड होता है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि किसका कार्ड बनेगा किसका नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये योजना है। उनकी
स्वास्थ्य में या उनकी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके देखभाल के लिए, ठीक है। अब क्या है अगला, ओवर 23 करोड़ बेनिफिशरीज हैव बीन वेरीफाइड एंड इश्यूड आयुष्मान कार्ड। 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। ग्रांटिंग द एक्सेस टू फ्री ट्रीटमेंट एट द नेटवर्क ऑफ पीएमजेएवाई पैनल हॉस्पिटल। अभी जिन 23 करोड़ लोगों के पास ये जो कार्ड मिला हुआ है उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें फ्री इलाज के लिए उन लोगों को अधिकार प्राप्त है इस योजना के तहत और इस कार्ड के तहत, ठीक है। 23 करोड़ लोगों को तो प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 करोड़ लोगों का एडमिशन हुआ है। 5 करोड़ लोग इसमें इस योजना को लेकर के भर्ती हुए हैं और इलाज करवाए हैं, ठीक है। इस तरीके से कितना अभी चाहे तो यानी कि लोग कार्ड बनवा ले रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सकता है, या जानकारी भी है तो हो सकता है कि विश्वास नहीं हो या कोई बताने वाला ना हो कि कैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, कैसे अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कार्ड तो लॉन्च हो गया है, सबको कार्ड हो भी गया है, लेकिन अगर उसका जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी कि कैसे कार्ड का यूज करना है, तब तक ये उतने लेवल पे सक्सेस नहीं होगा। है तो सक्सेस, बहुत लोगों को इलाज मिल रहा है, लेकिन और अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए इसका जो है इसको और जन जागरूकता फैलानी पड़ेगी, ठीक है। द नेटवर्क इंक्लूड 28,351 हॉस्पिटल। अब पीएमजेएवाई के अंदर हॉस्पिटल कितने आते हैं? 28,351। अब इसमें कौन कौन से हैं? 12,824 प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल, ऐसा नहीं सरकारी है, प्राइवेट हॉस्पिटल थ्रू आउट इंडिया इंश्योरिंग हेल्थ केयर एक्सेस फॉर द बेनिफिशरीज। अब देखिए इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करवा सकते हैं, सरकारी में भी करवा सकते हैं, और पीएमजेएवाई के अंतर्गत 28,351 अस्पताल हैं। तो इस तरीके से इसी इतने पॉइंट्स 3 पॉइंट से ही देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इस तरह का कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने लोगों का हॉस्पिटल में भर्ती हुई है? 5 करोड़ लोगों की भर्ती हुई है। अच्छा, पीएमजेएवाई कार्ड के कितने बेनिफिशरीज हैं? तो 23 करोड़ हैं, 23 करोड़ बेनिफिशरी हैं, ठीक है। अब पीएमजेएवाई के अंतर्गत कितने अस्पताल आते हैं? तो 28,351 अस्पताल आते हैं, ठीक है। पीएमजेएवाई के अंतर्गत कितने प्राइवेट अस्पताल आते हैं? 12,824 प्राइवेट अस्पताल आते हैं, ठीक है। इस तरीके से इतने में ही आपका 6 क्वेश्चन आपके बन गए। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा काम फ्री में हो रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है पढ़ाने में। तो दोस्तों फ्री में अगर अच्छी चीज़ मिलती है तो कहीं से भी इसको ले लेना चाहिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी हम लोग अपना सुधार कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। द इंडिया EU, EU मतलब इंडिया और यूरोप। देखिए दोनों देशों का झंडा है, ये यूरोप का है, ये यूरोप का है, ये इंडिया का है, ठीक है। ये क्या हुआ है? इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुआ है इन लोगों के बीच में। कॉन्फ्रेंस के लिए ये स्पीकर लगा देते हैं। बी हेल्ड इन मेघालय। कहाँ होगा? मेघालय में होगा, नॉर्थ ईस्ट में, फ्रॉम June 1 to June 2। June 1 June 2 बस 2 ही दिन होगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, EU डेलीगेशन टू इंडिया एंड द एशियन कॉन्फ्लुएंस। किसके द्वारा? एक्सटर्नल अफेयर, EU डेलीगेशन टू इंडिया एंड एशियन कॉन्फ्लुएंस के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। द कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस द identify opportunity for improving connectivity investment in India, northeastern state and neighboring countries like नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अब इन दोनों देशों ने आपस में जो ये समिति की है मेघालय में, ठीक है। अब इनका ये मुद्दा ये है कि मान लो वहाँ पे समिति में मेघालय में क्यों हुआ है? क्योंकि मेघालय में इसलिए हुआ है कि वो तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, ठीक है। वो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और वहाँ पे आपका वहाँ से नेपाल, भूटान
ये बांग्लादेश वहाँ से पास पड़ते हैं। और ये बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ठीक है, इसीलिए वहीं पे ये समिति हुई है, इसकी इंडिया और यूरोप की, ठीक है। अब क्या होगा, दिस कॉन्फ्रेंस इज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप लॉन्च ड्यूरिंग द EU लीडर्स मीटिंग इन मई 2021। ये अभी का परिणाम नहीं है, ये मई 2021 से ये इस बात में खुसर चल रही है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसी का नतीजा ये है कि इंडिया और यूरोप दोनों ने शिलांग में, मेघालय में समिति की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ हम लोग नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये बैठक, ठीक है। तो ये जो योजनाएं होती हैं, इनका ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाती हैं। योजनाओं को शुरू करने के लिए बहुत लंबे समय से काम चलता रहता है, मेहनत चलती रहती है, इसलिए वो योजनाएं जो शुरू होती हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखिए ब्रिक्स से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स। देखिए कितना सुंदर इसका लोगो बना हुआ है, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर आर, इस पे कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर आर मीटिंग इन केप टाउन। केप टाउन ये कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, टू डिस्कस टॉपिक्स सच एज लोकल करेंसी, ट्रेड एंड ए पीस प्लान फॉर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर आर मीटिंग इन केप टाउन, ठीक है, टू डिस्कस टॉपिक्स सच एज लोकल करेंसी, ट्रेड एंड ए पीस प्लान ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये है ब्रिक्स का मुख्य मुद्दा, लोकल करेंसी, ट्रेड और रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें शांति कैसे लाया जाए, उसके बारे में ये ब्रिक्स जब फॉरेन मिनिस्टर की बैठक होगी तो ये डिस्कस होगा। द मीटिंग होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका का केप टाउन में हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। सर्व्स एज द प्रिकर्सर टू 15th ब्रिक्स समिट शेड्यूल फॉर अगस्त। ये कब के लिए की गई है, अगस्त के लिए। ये कौन सा है, 15th ब्रिक्स समिट, ठीक है, वेयर लीडर्स फ्रॉम मेंबर कंट्री विल कम टुगेदर। और साउथ अफ्रीका के अलावा और जो भी कंट्री हैं उसके भी मेंबर्स यहाँ पे साथ में आएंगे। और जो ऊपर ये दो मुद्दे दिए गए हैं, लोकल करेंसी ट्रेड और रसिया यूक्रेन वार से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो परिणाम निकलेगा उसके आगे अनुसार वो लोग कार्य करेंगे। द समिट विल इंक्लूड प्रोमिनेंट फिगर लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी महान हस्तियों का यहाँ पे मिलन हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन में, अपने माननीय नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। अब व्लादिमीर पुतिन तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, इससे रशिया यूक्रेन जो युद्ध है उसके बारे में जरूर डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 स्टेट ये है यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े बड़े नेता भी इसमें भाग लेने आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हुआ है कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन में, ठीक है। इस समिति का उद्देश्य क्या है, इस समिति का उद्देश्य है लोकल करेंसी ट्रेड स्थापित करना और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में शांति के लिए शांति संबंधित वार्तालाप करना, ठीक है। ये समिति कब होगी, 15 अगस्त को होगी और ये केप टाउन में होगी। इस समिति में कौन कौन से नेता आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। जो भी इस ब्रिक्स में शामिल देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका कमेंट ये करना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं आते हैं। यहाँ पे तो 3-4 तो यहाँ दिखी गए, एक ही 2 बचे होंगे, तो आप उसको कमेंट में जरूर करिएगा।
चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। इस तरीके से एक पॉइंट में देखिए कितने 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। हमारे माता पिता को और हमारे बुजुर्गों सभी जो भी हमारे पितृगण है सबको जो है बहुत 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 बधाई। द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून फर्स्ट जून को होता है टू एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पेरेंट्स प्ले इन देयर चिल्ड्रन लाइफ इन द वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, द डे प्रोवाइड एन ओकेजन टू ऑर्गेनाइज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द डेडिकेशन लव एंड सेक्रीफाइस ऑफ पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए पेरेंट्स के लिए भी एक डे होता है 1 जून का। तो एक क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड पेरेंट डे कब मनाया जाता है, ग्लोबल पेरेंट डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 जून को। इसमें बस इतना ही क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिए अब अगला देखते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून फर्स्ट जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 1 एंड वाज सेलिब्रेटेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द नेशन इन 2001 से स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। और 21 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, स्थापना किसके द्वारा हुई थी? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूध जो है फूड में आता है, इसलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को मनाने की स्थापना की गई थी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाने की। द पर्पज ऑफ दिस डे टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड रेज अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट वर्ल्ड वाइड। देखिए जो भी संबंधित जो हमें लाभ होते हैं उससे लोगों को जागरूक करना इस दिन को मनाने का एक खास उद्देश्य है। ठीक है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2023। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या है? ये पूछा जाता है कि जो जैसे डे जो आते हैं ना उनकी थीम क्या होती है। तो ये क्या है? शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट while also providing nutrition foods and livelihood। ये देखिए बड़ा सा है इसका थीम है, इसकी वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है emphasizing the effort of the dairy industry in sustainability and the nutrition। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। स्टेब्लिश किसके द्वारा हुआ था? तो FAO के द्वारा। कब? 2001 में। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? थीम इसकी क्या है? तो ये जो है इसकी थीम है, क्या है? शोकेसिंग हाउ डेयरी रिड्यूसिंग इट्स इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड एंड द लाइवलीहुड। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन इसमें बन गए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे है, हाँ, अगर चैनल आपको उसके कंटेंट पसंद आए हो और जो इसमें कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।